Good morning, all of you. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवाद। मैं फिरोज खान आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ 12th क्लास कंपल्सरी इंग्लिश में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हमने कल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था और उसमें मैंने बताया था 4-5 टाइप से आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और उसको किस तरीके से लिखना है वो तरीका भी मैंने बताया था। और कल हमने सबसे पहले देखा था पर्सन बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो इसमें पर्सन बेस्ड में सबसे पहले आज हमने लिख के देखा है एक डिस्क्रिप्शन है ऑन महात्मा गांधी। और कल मैंने आपको बताया था कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान होना चाहिए। स्पेशली सबसे पहले हमें उसका नाम तो पता होना ही होना चाहिए, उसके बाद उसका रिलेशनशिप है, ठीक है, ड्रेसिंग है, उसकी जो फिजिकली और मेंटली एबिलिटीज हैं, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो किस रिलेशनशिप में है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने नोट अप करवाई थी, राइट अप करवाई थी, लिखवाई थी। ये चीज़ें आपको इसमें क्लियर रखी हैं, ठीक है। तो अब आज हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज मैंने स्पेशली ब्लैक बोर्ड पे पहले ये लिख लिया था, कारण ये है कि हमें 4 टॉपिक्स आज ही क्लियर करने हैं इसके, मतलब पर्सन बेस्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, पैलेस बेस्ड, ये सभी चीज़ें हैं वो आज इनके ऊपर सभी पे आज ही डिस्क्रिप्शन हमें इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। इसलिए मैंने आपके सामने पहले लिखा है, वरना जब मैं लिखता तो शायद आपका 30 से 40 मिनट का टाइम ऐसे ही स्पेंड हो जाता। सो आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीधा डायरेक्टली लिख लिया। एक बार आप सभी इसको मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं। गांधी इज कोल्ड, सबसे पहले हमने देखा पर्सन बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन था, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हमें सबसे पहले देखना है क्या, पर्सन बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देखना है कि इसका हम तथ्यात्मक या तथ्यात्मक वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो ये वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने टॉपिक लिया पर्सन बेस्ड, और पर्सन में हमने टॉपिक चूज किया है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पे देखेंगे, गांधी जी इज कोल्ड द फादर ऑफ नेशन। गांधी जी को क्या कहते हैं भाई, देश का पिता या राष्ट्रपिता कहते हैं। तो गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं या इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास से करमचंद गांधी है, यानी मोहनदास उनके पिताजी का नाम था, उसके साथ उनको रखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको राज्य लिख दिया है इन गुजरात। ही वाज सुटेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। He was a lawyer, वे एक वकील थे। As a lawyer he practiced in South Africa। लॉयर यानी वकील के रूप में उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या की थी, प्रैक्टिस की थी, यानी उन्होंने अपना वहां पर उन्होंने पूर्ण रूप से अध्ययन किया था, वहां पर क्रियाकलाप किए थे। He faced many critical problems in his life। उन्होंने बहुत सारी गंभीर परेशानियों का, समस्याओं का सामना किया था। कब, अपने जीवन काल में। He protested against British rules and regulations। उन्होंने ब्रिटिश रूल्स यानी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट यानी विद्रोह किया था। He fought against the British rules to make India free। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। मैं ये नहीं कहता कि वो हथियार लेकर, बंदूक लेकर लड़े थे, लेकिन आगे वाली लाइन में बता रहा हूँ क्या है। His movements were based on truth and non-violence। उनका जो मूवमेंट्स था, उनकी जो भी गतिविधियां थी वो किस पर आधारित थी, सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। वो हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, अहिंसावादी व्यक्ति थे और सत्यवादी और अहिंसावादी व्यक्ति थे। इसलिए उन्हें क्या बताया कि हिज मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनकी जो गतिविधियां थी, जो प्रोटेस्ट करने के तरीके थे या जो खिलाफत करने के तरीके थे वो क्या थे, वो सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। He sent to jail several times, उन्हें
काफी बार जेल भेजा गया। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन सो ही कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। वे बहुत महान व्यक्ति थे या महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, द फादर ऑफ ए नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया पर्सन बेस्ड यानी व्यक्तिगत आधारित फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, जिसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उसका नाम, उसके रिलेशनशिप, प्रोफेशन, सोशल बैकग्राउंड, फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज, उसकी ड्रेसिंग वगैरह के बारे में बताना जरूरी होता है। तो मैंने इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया है, उन्हें प्रसिद्धि किस प्रकार से थी। ठीक है, प्रसिद्धि नेशनल फादर के नाम से जाने जाते थे वे। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास, उनका पूरा नाम बता दिया, वो कब जन्मे थे, कब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नॉर्मल सी बात, अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसका नाम, उसका जन्म और जन्म स्थान, अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं या मृत्यु हो गई है तो उनका मृत्यु और मृत्यु का कारण। ठीक है, ही वॉज एज ए लॉयर, उसका प्रोफेशन बता दिया, प्रोफेशन में क्या थे, लॉयर थे, और उन्होंने कहाँ पे, अफ्रीका में क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। ही फेस्ड मैनी क्रिटिकल प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, थोड़ी सी जीवन के बारे में बता दिया गया। ही प्रोटेस्ट, अब उनकी गतिविधियां आ गई। ठीक है, एक्टिविटीज हो गई, उनकी एक्टिविटीज क्या थी वो। फिर आगे बताया इसमें उनका जो मोरलिटी थी वो कैसी थी, यानी उनके जो व्यक्तित्व कैसा था, व्यक्तित्व उनका कैसा था, वो ट्रथ और नॉन वायलेंस पे ज्यादा विश्वास रखते थे, यानी उनका जो भी कार्य था वो ट्रथ एंड नॉन वायलेंस पे आधारित था। इस प्रकार से आपको ये 4-5 टॉपिक के माध्यम से हमने एक पूरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्लियर कर दिया। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में लिख रहे हैं हमें उनमें विशेष स्पेशली टॉपिक क्या मिलेंगे। तो टॉपिक ये मिलेंगे, अगर पर्सन बेस्ड कोई भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा तो उसमें सबसे पहले आपको नेम, उसका प्रोफेशन, उसका जन्म स्थान, जन्म दिनांक और स्थान। ठीक है, अगर कोई स्पेशल है कुछ बातें उसमें तो वो स्पेशलिटी। ठीक है, अगर कोई सोशल बैकग्राउंड है यानी समाज के प्रति उसका कोई बैकग्राउंड है या उसका समाज के प्रति कोई बड़ी कहानी है तो उसको हम संपादित कर सकते हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में बताया कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ाई किसके आधार पर लड़ी थी, वो उन पर नॉन वायलेंस एंड ट्रथ के अकॉर्डिंग यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित उन्होंने लड़ाई है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। ये उसका सोशल बैकग्राउंड हो गया। अब उसका प्रोफेशन क्या था, प्रोफेशन भी हमने क्लियर कर दिया कि वो पेशे से वकील थे। ठीक है, और उन्होंने वकालत है वो वकालत की प्रैक्टिस है वो कहाँ पर की थी, प्रैक्टिस उन्होंने साउथ अफ्रीका से की थी। इज दैट क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, पर्सन बेस्ड के बाद हम प्लेस बेस्ड देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड। मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि इसके बारे में पर्सन बेस्ड, अब सेकंड अपने सामने है ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड में हमने सबसे पहले लिया है कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी एक वस्तु है और इस वस्तु पे हमें क्या लिखना है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर वस्तु है और वो वस्तु क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के नाम से ही सभी इसको जान जाते हैं अच्छे से कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, किस काम में आता है और हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। लेकिन इसके ऊपर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं वो देखिए, कंप्यूटर इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस टू मैन। कंप्यूटर एक विज्ञान का उपहार है, किसके लिए, व्यक्ति के लिए। ठीक है, किसके, व्यक्ति से क्या है, एक उपहार है। इट इज अ वंडरफुल मशीन, ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली मशीन है, अचंभित करने वाली मशीन है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंटेड ऑन 1837 बाय चार्ल्स बेबेज। पहला जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक आधारित जो कंप्यूटर था, मैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया था, यानी इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, 1837 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था भाई, चार्ल्स बेबेज ने। इससे पहले कंप्यूटर का जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जगत के पिता हैं चार्ल्स बेबेज। इट इज
its name was एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसका नाम था? जो 1837 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बना था उसको कहा गया था एनालिटिकल इंजन। इट मेक्स कैलकुलेशंस एट ए वेरी हाई स्पीड। यह वास्तव में एक बहुत तेज गति से या बहुत तेज गति के माध्यम से क्या करता है? गणनाएं करता है एंड करेक्टली, और बिल्कुल सही करता है, गलती कुछ भी नहीं होती है इसमें, करेक्टली करता है। इट कीप्स रिकॉर्ड्स, यह रिकॉर्ड्स रखता है यानी विवरण रखता है अपने पास जो हम इसमें सेव करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन एवरी फील्ड्स एज एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड गेम्स। यह हमारे हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी कंप्यूटर है वो हर एक क्षेत्र में क्या है? उपयोगी है या नहीं है ना? यानी चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे हो, होटल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, या किसी भी प्रकार का गेम हो। आजकल बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं और वो कंप्यूटर के माध्यम से ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। आजकल हमारे पास छोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं, मतलब जो एक मोबाइल अपना है जिसकी हम मेमोरीज एंड उसके पिक्चर्स देखते हैं तो लगभग हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास एक छोटा, यानी जो एक पहले प्रारंभ में एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर बना था और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स जिसमें उपयोग किए गए थे, उसके बाद एक छोटा कंप्यूटर हमारे एक छोटे से स्थान पर रखे जाने वाले कंप्यूटर में तब्दील हो गया और अब हमारे पास है वो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अपने हाथ में लिए घूमने वाला कंप्यूटर भी बन गया है। तो जो हमारे मोबाइल्स हैं वो ही एक कंप्यूटर का पार्ट है। तो ये हर एक क्षेत्र में यानी कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का, उद्योग धंधों का, व्यवसाय का या सामाजिक प्रकार से देख ले तो हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। इट कैन ऐड, ये जोड़ सकता है, सब्सट्रैक्ट घटा सकता है, डिवाइड गुणा भाग कर सकता है, एंड मल्टीप्लाई और गुणा भी कर सकता है। ऑल्सो करेक्टली, बिल्कुल सही से सभी के सभी क्या कर सकता है? बिल्कुल सही से इनका कैलकुलेशन कर सकता है। नाउ द कंप्यूटर बिकम नेसेसरी पार्ट ऑफ मैन, और अब है वो क्या हो गया है? कंप्यूटर एक व्यक्ति का बहुत ही आवश्यक अंग बन गया है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है। वो क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर है वो व्यक्ति के जीवन का क्या बन गया है? एक आवश्यक हिस्सा बन गया है। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इज वेरी ब्राइट। आगे फ्यूचर यानी इससे आगे भी जो कंप्यूटर आने वाले हैं या जो कंप्यूटर के माध्यम से जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, सुनहरा है। यानी कंप्यूटर के साथ का जो भविष्य है अपना वो बहुत ही सुनहरा भविष्य है। इज दैट क्लियर? मतलब मैंने अभी तक आपको दो पार्ट करवाए हैं, इसमें दो पार्ट कौन कौन से करवाए हैं? एक तो कंप्यूटर उसके पर्सन बेस्ड है और दूसरा ये अपना ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, पर्सन बेस्ड में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। ऑब्जेक्ट बेस्ड में देखिए इसमें आपको क्या क्या बताया गया था? इसके 5-4 टॉपिक बताए गए थे कि इस टॉपिक्स को ध्यान में रख के हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। बताया था क्या? अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले किसी भी चीज, किसी के ऊपर भी कोई भी बेस्ड हो या कोई भी बेस हो, उसके ऊपर अगर हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसका नाम हमें अगले ने दिया है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर है, उसमें नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट थे, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में जैसे उसकी साइज है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, उसके बारे में बताया गया था। तो ये इसकी मशीन का नाम है वंडरफुल मशीन है। इसके बारे में हमने बता दिया कि फर्स्ट कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था। यह क्या है? इसे हम एनालिटिकल इंजन कहते थे और ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स यानी इसको ऑपरेशनल करने की डिटेल्स क्या क्या हो सकती हैं, तो इसमें हमने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, यानी हमारे हर एक क्षेत्र में ये काम आ रहा है तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो भी इसके ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक के माध्यम से हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्यूटर यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्लियर किया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे से। मतलब हमने सबसे पहले तो इसके नॉर्मल इंफॉर्मेशन सामान्य जो जानकारियाँ थी उस सामान्य जानकारियों को कलेक्ट किया और उसके बाद हमने एक तो पर्सन बेस्ड और एक ऑब्जेक्ट बेस्ड दोनों हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब हम तीसरा करेंगे, क्या है नेक्स्ट इसके बाद करेंगे
इवेंट वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तो